Okay, so our third video we'll discuss about restraints and its types. So कुछ बच्चों में हम restraints यूज़ कर सकते हैं ताकि diagnostic procedures में, therapeutic procedures में और during physical examination and sometimes to protect from injury. Restraints का definition हम देखेंगे. ये appropriate, safe and comfortable restraint should be selected. The restraint may be provided manually with help of some device. So actually restraint क्या है, इसका अगर definition देखें तो क्या है ये? The intentional restriction of person's involuntary movement or behavior. ये क्या है? हम उसको जानबूझ के लिए उनका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं. ठीक है. तो यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं पिक्चर में कि हम क्या वो कुछ बेल्ट जैसी चीज़ बांधा हुआ है ना. सो वी आर इंटेंशनली रिस्ट्रिक्टिंग द मूवमेंट्स ऑफ द पर्सन. ओके, किस किस में यूज़ कर सकते हैं? बच्चों में जैसे देखिए बच्चों में यूज़ कर सकते हैं, मेंटली इल पर्सनस में यूज़ कर सकते हैं, जो अनकॉन्शियस पेशेंट्स है उन लोगों में यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, टू अवॉइड इंजरी. नेक्स्ट, restraints are physical, chemical or environmental measures that are used to control the physical and behavioral activity of a person or the portion of his or her body. restraints क्या होता है? वो फिज़िकल भी हो सकता है, केमिकल या एनवायरमेंटल मेजर्स कुछ भी है जो हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? फिज़िकल या बिहेवियरल एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए, ऑफ द पेशेंट का बिहेवियरल और फिज़िकल मूवमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए क्या कर रहे हैं? जैसे पिक्चर में भी हम देख रहे हैं, यहाँ साइड रेल्स यूज़ किया है, यहाँ हाथों को बांधा हुआ है बेल्ट से, इज़न्ट इट? पैर को बांधा हुआ है इन द लेफ्ट साइड पिक्चर, एंड इन द right side picture also we can see the sides of the bed are covered, isn't it? So these are the things we use to control the movements of the patients. Purpose क्यों यूज़ कर सकते हैं? To carry out the physical examination, to provide safety to children or child, to protect the child from injury, to complete the diagnostic and therapeutic procedure, to maintain the child in prescribed position, or to reduce the discomfort of child during some test or procedure like specimen collection. ओके, क्यों यूज़ कर रहे हैं? यहाँ हम फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन के लिए, सेफ्टी के लिए एंड बच्चों को इंजरी से बचाने के लिए एंड डायग्नोस्टिक या थेरापेटिक प्रोसीजर्स के समय में हम यूज़ करते हैं, एंड टू मेंटेन प्रिस्क्राइब पोजीशन. यहाँ सिर्फ बच्चों के बारे में ही नहीं, ये हम बड़ों में भी ऐसी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं व्हेन दे आर नॉट इन कैपेसिटी या कैपेबल टू सपोर्ट या क्या बोलते हैं, जब वो लोग हमारा बातों को नहीं समझ पाएंगे, हम जो बताएंगे वो ऐसे नहीं कर पाएंगे, देन वी विल बी यूजिंग इट. इंडिकेशंस: displaying behavior that is putting themselves at risk or harm. So mentally ill patients, okay, लोग हमारा क्या बोलते हैं, हम जो गाइड देते हैं उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं. displaying behavior that is putting others at risk or harm. So यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, उसको कंट्रोल करना पड़ रहा है वो लेडी को, isn't it? And requiring treatment by a legal order, for example mental health act. mentally ill patients को लीगल ऑर्डर के थ्रू जो ट्रीटमेंट देने के लिए यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. रिक्वायरिंग अर्जेंट लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट,
कभी कभी ऐसे हो सकता है कि वो वॉलेंट्री मूवमेंट्स कंट्रोल नहीं होता है, सो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स कंट्रोल नहीं होता है, तो उस समय में भी वी कैन यूज रिस्ट्रेंट्स नीडिंग टू मेंटेनिंग सिक्योरिंग सेटिंग्स. ओके, general principles for use of restraints. So the restraints should be selected to reduce client's movements, not only as much as necessary. जितना necessary है उतना ही movements को control करने के लिए हम restraint को use करते हैं. Then nurse should carefully explain type of restraint and reason for its use. तो जो समझ पाते हैं उन लोगों को या बच्चों के पेरेंट्स हैं उन लोगों को we have to explain why we are using the restraints and should not interfere with treatment. हम कुछ भी ट्रीटमेंट करते समय वो रिस्ट्रेंट्स जो यूज़ करते हैं वो इंटरफेयर नहीं करना चाहिए. ऐसे रिस्ट्रेंट्स को हम चूज़ करेंगे. एंड बोनी प्रोमिनेंस शुड बी पैडेड बिफोर अप्लाइंग इट. बोनी प्रोमिनेंस लाइक हाथ में जो बोन का प्रोमिनेंसेस कुछ हर्ट होने का चांसेस रहते हैं उसको क्या वी हैव टू पैड. फॉर एग्ज़ाम्पल कैनुला लगाते हैं. कैनुला लगाने के समय नीचे की तरफ पैड जैसे हम अप्लाई करते हैं. देन वी विल सिक्योर इट. तो उसके वजह से क्या होता है वो जल्दी से निकलता नहीं है और मूवमेंट्स भी कंट्रोल होता है. सो द बोन विल बी प्रोटेक्टेड. ओके, prominences will be protected. These are the general principles for use of restraints. And also always select a safe and appropriate restraint. तो जो भी हम restraint यूज़ करते हैं उसको क्या करना चाहिए, सेफ एंड अप्रोप्रिएट रिस्ट्रेंट यूज़ करेंगे. ऐसे नहीं कि कुछ भी लगाएंगे. ठीक है. रिस्ट्रेंट शुड नॉट बी टू टाइट. When we apply some restraint, it should not be very tight. It should not interfere with the normal circulation. So ज़्यादा टाइट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सो सर्कुलेशन से वो इंटरफेयर होने का चांसेस है. सो इसकी वजह से क्या करना चाहिए, वी हैव टू बी कॉशियस अबाउट इट इज़ नॉट बीइंग टू टाइट. रिस्ट्रेंट शुड डेमोन्स्ट्रेट टू द चाइल्ड ऑन द child doll to gain the cooperation and reduce the anxiety. So restraint ऐसे नहीं होना चाहिए जो चाइल्ड को थ्रेटन दे, वो डर है, बट they should be in a think that they should cooperate. So their anxiety should be reduced. Always maintain comfort to the child and maintain body alignment. Should be changed when they become soiled or damp. तो कुछ उसके ऊपर कुछ लग गया है तो गंदा हो गया, then we should change it. Do not give too much tight knot. Should be able to quickly release the डिवाइस. सो ऐसे हम बांधना चाहिए ताकि वो इजीली रिमूव भी कर सकें. सो इन एमरजेंसी अगर कुछ एमरजेंसी हुआ तो वो रिमूव करने के लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो वो इट विल बी इन अ डेंजरस सिचुएशन. ओके, विल बी एंड अप इन अ डेंजरस सिचुएशन. सो वी हैव टू बी केयरफुल दैट इट कैन बी, द नॉट शुड बी नॉट टू टाइट. इट कैन बी क्विकली रिलीज्ड. शुड बी secured away from the client रीच. तो ये भी हम ध्यान रखना चाहिए कि वो क्लाइंट खुद से वो निकाल नहीं सकते. शुड बी अटैच टू बेड फ्रेम नॉट टू साइड रेल. साइड रेल को कनेक्ट नहीं करना चाहिए. एज वी हैव सीन इन द पिक्चर, आई विल शो यू यहाँ. एज वी हैव सीन इन दिस पिक्चर, सो वो कहाँ टाई किया गया है, वो बेड का जो नीचे सरफेस है ना उसको टाइट किया है, ना कि ये साइड रेल्स को. दिस इज इम्पॉर्टेंट. नो शुड बी
attached to bed frame, not to the side rails. Clear? Change the side of the child to prevent pressure source. So हम मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कुछ साइड पोजीशन दिया. सो वी हैव टू also take a measure. I mean we have to look for the pressure source and sometimes we have to change the position और कुछ क्लीन कर सकते हैं, ऐसे कुछ comfort पोजीशन दे सकते हैं. ठीक है. for just few minutes. Observe the restraint every 20 to 30 minutes to prevent any complication. So restraint को हम ध्यान देना चाहिए 20 to 30 मिनट्स के बीच में कुछ कॉम्प्लिकेशन हो रहा है क्या, वहाँ देखने के लिए, कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट करने के लिए देखते रहना चाहिए. Should be removed a minimum of every 2 hours. So 2 hours के बीच में उसको रिमूव करना चाहिए. थोड़ा देर के लिए भी रिलीज़ करेंगे. देन अगेन वी हैव टू गिव द tie the restraints. Do the recording and reporting properly. As we have already seen, this should be recorded and reported. All alternatives must be tried before restraining. सो रिस्ट्रिंगिंग करने से पहले हम मूवमेंट्स को कैसे रिस्ट्रिक्ट करते, ये सब ऑल्टरनेटिव्स को पहले सोचेंगे, अप्लाई करेंगे. देन उससे भी कुछ नहीं होगा, देन ओनली वी आर गोइंग टू रिस्ट्रिक्ट. ओके. ऑफर बेड पैन और बाथरूम एवरी 2 hours. Offer foods and nourishment frequently. Keep water within reach. Provide diversional activities. डाइवर्शनल एक्टिविटीज़ क्या होता है, वो एक काम कर रहे हैं, मीन स्ट्रेस में है, वो एंग्जाइटी में है, उसको डाइवर्ट करने के लिए कुछ म्यूजिक थेरेपी या बच्चे हैं तो कुछ प्ले टॉयज़ देना चाहिए. तो उन लोगों को डाइवर्ट करने, जो मूड में है उसको डाइवर्ट करने के लिए डाइवर्शनल एक्टिविटी यूज़ करते हैं. डिक्रीज स्टिमुलाई एंड नॉइज़. प्रोवाइड चेंज ऑफ पोजिशन up to chair or ambulation. Okay. Ambulation is moving. Have patient wear glasses and hearing aids. अगर उन लोग ग्लासेस स्पेक्स यूज़ करेंगे, ग्लासेस यूज़ करेंगे तो हम उसको प्रोवाइड करना चाहिए. और हियरिंग एड्स को यूज़ करने को भी हम पेशेंट को देंगे. एक्टिवेट बेड अलार्म. अगर बेड वो फैसिलिटी है तो बेड अलार्म को भी एक्टिवेट करना ज़रूरी होता है. इंक्रीज ऑब्जर्वेशन. सो वी हैव टू आस्क वन ऑफ द फैमिली मेम्बर टू सिट असाइड द पेशेंट. वी शुड बी टू अलर्ट एंड ऑल्सो वी हैव टू अलर्ट अदर स्टाफ टू बी ऑब्जर्वेंट. सो ऐसे पेशेंट्स को थोड़ा सा ज़्यादा हम ध्यान देना चाहते हैं. Move patient to room near the nurses station. So nurses station के पास नियर बाई ऐसे पेशेंट्स को हम रखेंगे. I'm sorry. If the patient is interfering with his medical equipment, educate frequently not to touch the treatment devices. तो अगर पेशेंट कुछ ऐसे ये वो पूरा मेडिकल इक्विपमेंट को टच करने का कोशिश करे, सो वी हैव टू पोलाइटली एक्सप्लेन दैट टच नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, ये सब हम उसको प्यार से एक्सप्लेन करना चाहिए. एंड प्लीज़ डिवाइस आउट ऑफ साइट ऑफ इफ पॉसिबल. अगर पॉसिबल है तो उसको दूर में रखने का ज़रूरी है. कवर द डिवाइस. Also we can cover the device. Types of restraints. What are the types of restraints we will be seeing? Physical restraints. Physical restraints is anything near or on the body which limit a client's movement. This may be attached to person's body or create physical barriers. जैसे बेल्ट है, जैसे वो जो एंगल पहने हुए हैं उसको भी रिस्ट्रेन करना. ठीक है. वो मूवमेंट्स को, बॉडी मूवमेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए. ठीक
ओके, यहाँ एग्जाम्पल दिया है, टेबल फिक्स्ड टू चेयर और बेड रेल दैट कैन नॉट बी ओपन, जैसे वी हैव सीन ऑलरेडी, रेलिंग लगा। ऐसे मूवमेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए वो जो बॉडी को अटैच रहता है वो फिज़िकल बैरियर्स, फिज़िकल रिस्ट्रेंट्स वो है जो बॉडी को अटैच करते हैं, ठीक है। एनवायरमेंटल रिस्ट्रेंट्स, एनवायरमेंटल रिस्ट्रेंट्स क्या होता है, दैट और चेंज और मॉडिफाई पर्सन सराउंडिंग टू रिस्ट्रिक्ट और कंट्रोल द पेशेंट्स मोबिलिटी। एक बड़ा सा रूम as we see in the picture, we will leave the person move freely, but they should not be coming out of that room. Secure unit or garden or okay. Now the chemical restraints. Chemical restraints are any form of psychoactive medication used not to treat illness but to intentionally inhibit the particular behavior of the moment. So ऐसे मेडिकेशन रहता है जो we can give only to make them unconscious for some time, okay, during the time of any diagnostic evaluations. So some of the medications, they are called the psychoactive medications. So इसका पर्पस ये नहीं रहता है कि कुछ इलनेस को ट्रीट करे, ताकि ये मूवमेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए सिर्फ ऐसे क्या बोलते, कुछ मसल कॉन्ट्रैक्टर्स हो सकता है, तो ये सब मूवमेंट्स को इनहिबिट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ फिज़िकल रिस्ट्रेंट्स, बच्चों के लिए कई सारा रिस्ट्रेंट्स है। मम्मी रिस्ट्रेंट्स वी कॉल्ड, एल्बो एंड नी रिस्ट्रेंट्स, एक्सट्रीमिटी रिस्ट्रेंट्स। सो यहाँ हम ये बच्चे के फर्स्ट पिक्चर में देख सकते हैं ब्लू कलर का जो, सो वो एल्बो रिस्ट्रेंट्स बोलते हैं, ठीक है। एंड ये है मम्मी रिस्ट्रेंट सेकेंड पिक्चर में। Extremity restraints we can call, okay. Abdominal restraint, jacket restraint we are seeing here. These are some of the restraints. Mummy restraints, so इसमें रिस्क भी रहता है, ओके। क्या रिस्क हो सकता है, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल। तो इंक्रीज एजिटेशन और हॉस्टिलिटी, ओके। बहुत ज़्यादा टेंशन भी ले सकते हैं हमको ये बांध ये करके, सो दिस विल बी नोटिस्ड। फीलिंग ऑफ ह्यूमिलिएशन में और लॉस ऑफ डिग्निटी, अनाधार समझते हैं, या दे विल बी फीलिंग सम काइंड ऑफ लोनेस, ओके। इंक्रीज्ड कंफ्यूजन, क्यों कर रहे ये भी हम लोगों को समझ पे नहीं आता है। फियर, दे विल डर जाते हैं, ठीक है। सो फिज़िकल रिस्ट्रेंट की वजह से क्या क्या हो सकता है, प्रेशर अल्सर्स होने का चांसेस है, ट्रॉमा होने का चांसेस है, इफ़ इट इज़ टू टायर्ड, इफ़ इट इज़ नॉट इजीली रिमूव्ड, ओके। डिक्रीज मसल मास, टोन, स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस, अगर वो ऐसे ही ज़्यादा देर तक ऐसे ही बांधा जाएगा तो इट में कॉज मसल मास, टोन, स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। कॉन्ट्रैक्चर्स होने का चांसेस है, लॉस ऑफ बैलेंस एंड डिसलोकेशन ऑफ द फ्रैक्चर्स होने का चांसेस है। फिर रिड्यूस हार्ट एंड लंग कैपेसिटी बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर मूवमेंट। फिज़िकल डिस्कम्फर्ट हो सकता है, इंक्रीज्ड पेन हो सकता है, इंक्रीज कॉन्स्टिपेशन, इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ फीकल इन्फेक्शन, ओके। इंक्रीज्ड इनकंटिनेंस और यूरिनरी स्टासिस हो सकता है। तो as we are seeing यहाँ
these are all the risk factors, you can see. So restraint guidelines क्या है? We have to follow the doctor's order and it should be consent to be taken by the patient or the patient attenders. Okay, we will be taking care of them and follow proper technique use करना चाहिए during tying the restraints. Least restrictive. Pad bony prominence. Maintain good body alignment. Restraint ऐसे भी रहना चाहिए कि लोगों को मूवमेंट का भी अलाइनमेंट होना चाहिए. रिस्ट्रेंट ऑर्डर्स कैसे कैसे होता है? सिचुएशनली होता है, मेडिकल रिस्ट्रेंट्स हो सकता है और बिहेवियरल. इनिशिएशन ऑफ रिस्ट्रेंट्स ऑलवेज आफ्टर अल्टरनेटिव स्ट्राइड. सिचुएशनल रिस्ट्रेंट्स कैसे यूज़ कर सकते हैं? जब सब चीज़ों का यूज़ करने के बाद अगर फिर भी वो मोमेंट्स हैंडल नहीं कर पा रहे, देन सिचुएशनल रिस्ट्रेंट्स वी कैन यूज़. मेडिकल रिस्ट्रेंट्स आर रिटर्न, आई मीन डॉक्टर जो एडवाइस करते हैं, ठीक है, उसके लिए 24 आवर्स का मेडिकल रिस्ट्रेंट्स यूज़ कर सकते हैं. बिहेवियरल रिस्ट्रेंट्स आर द इन एमरजेंसी बट गेट डॉक्टर ऑर्डर विद इन 1 आवर. हम यूज़ करेंगे पर इवन दो ये वी हैव टू need a doctor's order for it. Depending on the age it should be used. Nurse's role. इसमें nurse's role क्या होता है? So we have to monitor the patient restraint every 15 minutes. Okay, signs of injury के लिए देखना चाहिए. Circulation and range of motion के observe करते रहना चाहिए. And also we have to take care of the comfort of the patient, readiness or discontinuation of the restraint. क्या इसके लिए हम कितना समय के अंदर देखते रहना चाहिए? 15 मिनट्स के अंदर बार बार हम उसको चेक करते रहना चाहिए. डॉक्यूमेंटेशन एवरी 2 आवर्स. सो वी हैव टू एवरी 2 आवर्स के बाद में हम क्या करेंगे? We will be releasing the restraint and then again we are tying. So this should be noted. Documentation should be done. Release the patient, turn and position. Initiate the trial of the restraint release. Okay. Hydration and nutrition needs should be to be concentrated. Elimination needs also should be seen. Comfort and repositioning needs. तो हर समय एक ही पोजीशन में रहने से प्रेशर सोर्स भी होने का चांसेस है एंड वी कैन नॉट फील कंफर्ट, इजंट इट? सो वी हैव टू रिपोजिशन द पेशेंट. रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नर्स. assess the client's behavior and need for the restraints and applies as last resort. So we have to observe the behavior of the patients. हम क्यों उसको रिस्ट्रेन किया है? सो अगर वो जो बिहेवियर कंट्रोल हो गया, मोमेंट्स कंट्रोल हो गए, सो वी कैन टेक इट ऑल्सो. वी हैव टू असेस द क्लाइंट्स बिहेवियर एंड नीड फॉर द रिस्ट्रेंट्स. गेट रिटन ऑर्डर एंड ऑब्टेन कंसेंट एज पर हॉस्पिटल पॉलिसी. सो वी हैव टू कितना देर तक रिस्ट्रेंट देना है, वो अगर ऑर्डर किया है तो उसके अंदर वो मोमेंट कंट्रोल हुआ है, ठीक है. अगर नहीं तो उसका और ज़रूरत है, सो अगेन वी हैव टू टेक अ फ्रेश ऑर्डर्स फ्रॉम द डॉक्टर्स एंड ऑब्टेन द कंसेंट. एंड मस्ट कम्युनिकेट विद द क्लाइंट एंड फैमिली मेम्बर्स. complies with institutional policies and guidelines of the restraint. So institutional policies and guidelines भी कुछ रहता है, उसके accordingly हम उसको follow करते रहना चाहिए. Explain the client the reason for the restraint and ask them to cooperate. Arrange the adequate assistance from competent staff before carrying out the restraint procedure.
सो रिस्ट्रेंट जब हम डालते हैं उस समय हम दूसरे स्टाफ का भी हेल्प लेना चाहिए, प्रॉपरली वो रिस्ट्रेंट डाल सके। अप्लाई द लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव रीजनेबल एंड अप्रोप्रिएट डिवाइसेस। सो ऐसे रिस्ट्रेंट्स यूज़ करना चाहिए जो रीज़नेबल है एंड ऑल्सो अप्रोप्रिएट है, जो ज़्यादा हार्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। Arrange the client under restraint in a place for easy, close and regular observation. So ऐसे पोजीशन देना चाहिए पेशेंट का ताकि नर्सिस स्टेशन के ऑब्जर्वेशन के पास, ठीक है। पर्टिकुलरली अटेंशन to his or her safety, comfort, dignity and privacy and physical and mental conditions. So particular attention should be given for them. Attend the client's biological and psychosocial needs during restraints at regular intervals. So उन लोगों को कुछ ये we have to be careful about giving the fluids, food, okay, and accordingly. जैसे यहाँ बात कर रहे हैं, सो साइकोसोशल नीड, सो दे नीड सम comfortable talk, okay, we have to ask them how they are feeling, if there is any pain, so we have to show our concern on them. Review the strain regularly and according to the institutional, as we have seen 2 hours के बीच में the strain should be removed and again it should be tied. Consider the earliest possible discontinuation of restraint. So जितना जल्दी हो सकता है उसको डिसकंटिन्यू करने के लिए देखना चाहिए. Document the use of restraint to record and inspection purposes. So ये documentation is very much needed. Explore the interventions, practices and alternative to minimize the use of restraints. So हमको ऐसे alternatives के लिए देखना चाहिए जो यूज़ ऑफ रिस्ट्रेंट्स को कम कर सके. Nurse must maintain his or her competence in this appropriate and effective use of restraints through the continuous education. So उन लोगों को एजुकेट करते रहना चाहिए ताकि वो अपना खुद से कोऑपरेट करे हर चीज़ के लिए, ताकि वो रिस्ट्रेंट्स को मिनिमल यूज़ कर सके. तो डॉक्यूमेंटेशन इज़ नीडेड. क्यों डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है, उसमें क्या क्या रहना चाहिए. रिस्ट्रेंट फॉर्म में सेपरेट रिस्ट्रेंट फॉर्म रहता है, उसमें डेट, टाइम और रिस्ट्रेंट्स इनिशिएटेड कब स्टार्ट किए वो रहता है. डेट ऑफ असेसमेंट का भी 2 आवर्स के बीच में, 15 मिनट्स के बीच में, हाफ एन आवर के बीच में जैसे हम एसेस कर रहे वो रिकॉर्ड करना चाहिए. एंड रीज़न फॉर रिस्ट्रेंट, क्यों हम रिस्ट्रेंट करना पड़ रहा है वो भी रीज़न हमको उसमें लिखना चाहिए. एंड ऑल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ अटेम्प्टेड प्रायर टू रिस्ट्रेंट ऑल्सो शुड बी. आई मीन रिस्ट्रेंट्स लगाने से पहले जो हम और कुछ चीज़ें ट्राई किए हैं मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, या अगर बच्चे हैं तो मदर उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं. तो ये सब हमको उसमें एंटर करना ज़रूरी रहता है. अटेम्प्ट्स टू डिसकंटिन्यू रिस्ट्रेंट्स, हम ये भी लिखना का ज़रूरी है कि अटेम्प्ट्स तो उसको रिमूव करने का के लिए देखे हैं. डेट एंड टाइम ऑफ रिस्ट्रेंट डिसकंटिन्यू. सो दीज आर द थिंग्स वी हैव टू document in the documentation restraint form. Okay.